जय हिंद व्यूवर्स। इंडियन कोस्ट गार्ड 2 of 21 बैच जिसकी ट्रेनिंग SSR AA AMR के साथ अगस्त में प्रोबेबली शुरू होगी, उसके स्टेज 1 का रिजल्ट ऑलरेडी कुछ दिनों पहले आ चुका है। अब हम इसके आगे के जो स्टेज हैं, दैट मीन्स स्टेज 2, 3, 4, उसके बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे। मेरे बारे में नोटिफिकेशन के पैरा 5 में सिलेक्शन प्रोसीजर में चीजें मेंशन है। द सिलेक्शन ऑफ रिक्रूट्स इज बेस्ड ऑन ऑल इंडिया ऑर्डर ऑफ मेरिट, जो कि स्टैंडर्ड होता है, और वो होगा डिसाइड आपकी परफॉर्मेंस इन स्टेज 1, 2, 3 एंड 4, जिसका डिटेल नीचे दिया गया है, एक एक करके हम जानेंगे। एंड द नंबर ऑफ वैकेंसी, जो आपकी वैकेंसी है उसके बेस पे इनका कहना है कि आपका स्टेज 1, 2, 3 एंड 4 में सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस होना चाहिए, और साथ में आपकी ट्रेनिंग भी अच्छी होनी चाहिए, तब जाके आप कोस्ट गार्ड में रिक्रूट होंगे। मतलब ट्रेनिंग में भी आपका जो परफॉर्मेंस है वो संतोषजनक, सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए। एंड ऑल कैंडिडेट्स विल बी कंपल्सरली सब्जेक्ट टू बायोमेट्रिक। जी हाँ, बायोमेट्रिक मतलब जहां पे आपकी फिंगरप्रिंट्स, आंखें जो आप आधार में देते हैं वो चीजें, फोटो आइडेंटिफिकेशन जो कि नॉर्मल बात है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो भी आप करते हैं, तो वो सब कुछ इस सिलेक्शन प्रोसीजर का एक अहम बात है। देन डिटेल्स ऑफ वेरियस स्टेजेस और एज फॉलो। तो स्टेज 1 तो हम लोग ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, 2, 3, 4 के बारे में अब हम डिटेल में जानेंगे। देन स्टेज 2 में बात ये हो रही है कि जब आपने स्टेज 1 में कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम क्लियर कर लिया, तो उसके बाद आपको स्टेज 2 के लिए ई एडमिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक एडमिट कार्ड, जैसा कि हमेशा मेल पे आता है, वैसा ही चीजें इशू होंगी, और वो तब इशू होंगी जब आप स्टेज 2 के लिए अभी 26 मई तक आप जो एडिशनल डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड नहीं कर सकते। जब तक कर नहीं देते तब तक आपको ई एडमिट कार्ड इशू नहीं किया जाएगा, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और उसका जो डेडलाइन है दैट इज 26 में। ये डेट जो कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं, उनके पास ये डेट दिया गया है, क्योंकि नोटिफिकेशन में सारी चीजें तो मेंशन नहीं कर सकते, तो इसीलिए वो जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट है जिन्होंने ऑनलाइन एग्जाम क्वालिफाई किया है उनके लिए ये डेडलाइन दी गई है। मैंने अभी जो जीडी है उनके लिए ये चेक किया था, बाकी दूसरों के लिए चेक नहीं किया, वैसे सबके लिए ये डेट सेम ही होगा। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट इन्होंने मेंशन किया है, पैरा 6C4 एंड पैरा 6C5, वो सारी चीजें, और यदि आप अपलोड नहीं करते हैं तो आपका जो ये ई एडमिट कार्ड है वो जनरेट नहीं होगा। और ये भी ध्यान रखेंगे कि स्टेज 2 जो है वो 1 से 2 दिन का होगा, और आपकी स्टेज 2 में आपकी जो पीएफटी है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, वो होगी, और मेडिकल होगा, उसके बारे में देखेंगे अभी। एंड स्टेज 2 इन्वॉल्व्स टेस्ट विच आर ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर, आइदर पास और फेल। मतलब स्टेज 2 के जो भी टेस्ट हैं, दैट मींस पीएफटी और मेडिकल, वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, या तो आप पास होंगे या फेल होंगे, उसका मेरिट में कोई योगदान नहीं है। व्यूवर्स, स्टेज 2 का जो पहला एग्जाम होगा दैट इज फिजिकल फिटनेस टेस्ट, पीएफटी, क्वालिफाइंग नेचर का, या तो पास या तो फेल, नो रोल इन मेरिट। तो कैंडिडेट जो पीएफटी करेंगे वो अपने ओन रिस्क पे करेंगे। कई बार क्या होता है कि कभी कभी कुछ इंसिडेंट हो जाती है, तो आप कोस्ट गार्ड से क्लेम नहीं कर सकते कि मुझे ये नुकसान हुआ, मेरा मे बी कुछ एक फ्रैक्चर हो गया, या कई बार किसी की भगवान न करे, कई बार किसी की बहुत ज्यादा समस्या होने से, अंदर की समस्या होने से जान भी चली जाती है, बट वो बहुत रेयर केस में होता है, तो वो चीजें हैं। दौड़ने से कोई मरता नहीं है, इस चीज को आप ध्यान रखें। तो कई बार क्या होता है, कभी कभी कुछ घटना हो जाती है, तो आप क्लेम नहीं कर सकते कि कोस्ट गार्ड ने हमारी पीएफटी कराई तो अभी कोस्ट गार्ड हमको उसका हर्जाना दे, मेरे संग ये घटना घट गई, पैर में मोच आ गया, टूट गया, या हाथ टूट गया, या कुछ भी इस तरह के इशू। तो वो चीज ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप ये अपने रिस्क पे कर रहे हैं। दूसरी बात कि आप जब पीएफटी के लिए जाएंगे तो आपके पास स्पोर्ट रिग, जो खेलने वाला रिग मतलब ड्रेस, तो जो खेलने वाला ड्रेस है वो रहे आपके पास, शू रहे, ताकि आप अच्छे से दौड़ें, टी शर्ट, ट्राउजर एटसेट्रा, जो भी आप लोअर ले सकते हैं, हाफ पैंट ले सकते हैं, एज कन्वीनियंट यू। जो पीएफटी है बिल्कुल नेवी की तरह है, 7 मिनट में आपकी 1.6 किलोमीटर की रनिंग है, 20 स्क्वाट अप दैट इज उठक बैठक, एंड 10 पुशअप। एयरफोर्स में क्या होता है, ये 6.5 मिनट की रनिंग हो जाती है 1.6 किलोमीटर की, एंड साथ में जो 10 होता है ये आपकी सीटअप, जिसमें आप सीधा लेट के उठ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नेवी एंड कोस्ट गार्ड की जो पीएफटी है कंपेयर टू एयरफोर्स एंड आर्मी, वो इजी है।
एक और बात, ऑल 3 पीएफटी जो है वो जो टेस्ट है ये वो तीनों सब एक साथ होंगे कि बिना किसी ब्रेक के। यदि कोई कैंडिडेट को लगता है कि हाँ ब्रेक लेंगे या ब्रेक के बाद आप ये चीजें करते हैं तो उनको फेल माना जाएगा, तभी तो एक्चुअली पीएफटी का टेस्ट होगा। पीएफटी के टिप्स के ऊपर मेरा एक वीडियो है, बेसिकली ये वीडियो नेवी के लिए है, लेकिन चूंकि सारी चीजें सेम है तो ये नेवी, कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स सबके लिए सेम है, आप यहां से कुछ टिप्स ले सकते हैं। देन पैरा बी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, या तो पास या तो फेल, नो रोल इन मेरिट। सो जो भी आपने इंफॉर्मेशन स्टेज 1 के समय, दैट इज ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते समय दिया है, वो आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स से मैच करनी चाहिए, क्योंकि इस टेस्ट का नाम ही है इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये आपकी ग्रेड जो है आपने लिया 10th 10+2 में, डिप्लोमा के मार्क्स जो डिप्लोमा होल्डर हैं, एंड आपकी फोटो आइडेंटिटी कार्ड, आपकी कास्ट सर्टिफिकेट, आपकी इंडिविजुअल सब्जेक्ट एंड उसमें जो एग्रीगेट मार्क्स, टोटल मार्क्स जो है, एंड कुछ भी इनकंसिस्टेंसी होती है, कुछ भी कमी पाई जाती है, लगता है कि आपका नाम मैच नहीं कर रहा है जो आपने सर्टिफिकेट दिया और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन में भरा, या डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स का नाम, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, आपकी वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, कास्ट सर्टिफिकेट डिटेल, तो आपकी जो कैंडिडेचर है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। एक और बात, द डेट ऑफ इशू ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स हैज टू बी द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन और एनी डेट प्रायर टू द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब आपने जो डॉक्यूमेंट लगाया, फॉर एग्जांपल आपने आधार लगाया, तो आधार का जो डेट ऑफ इशू होना चाहिए या तो वो जो क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो रहे, या फिर उसके पहले रहे, मतलब जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा हुआ है उसकी। ऐसा नहीं हो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के बाद का इशू हुआ कोई डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं, तो उससे तो पता चल ही जाएगा कि ये फेक डॉक्यूमेंट है। हाँ, यदि आपने कुछ चेंजेस किया है या इस तरह की कोई बात है तो कोशिश करें कि चेंजेस ना हो, ताकि ओरिजिनल जो आपने अपलोड किया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन के समय वही चीजें रहे, उसमें कोई बदलाव ना रहे। और यदि लगता है कि नहीं, मतलब कुछ चेंज करना ही करना है, कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट आ गया जिसमें आपको बदलाव करना ही था, तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपने प्रीवियस जो था उसको भी आप ओरिजिनल रखें और जो अभी लेटेस्ट है उसको भी रखें, यदि इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो। ताकि मकसद ये है कि चीजें फेक नहीं लगनी चाहिए, गलत नहीं लगनी चाहिए, कुछ उसमें इनकंसिस्टेंसी न रहे। देन जो भी डॉक्यूमेंट है आप अपलोड कर रहे हैं उसकी वैलिडिटी कम से कम 31 अक्टूबर 21 तक रहे। ये इसलिए दिया गया है क्योंकि ये 2 of 21 का बैच है एंड इसकी ट्रेनिंग अगस्त में प्रोबेबली शुरू होगी, तो 31 अक्टूबर तक की मिनिमम उसकी कम से कम उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। अब इससे कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये प्रोसीजर होते होते इतना समय लग जाए। इनफैक्ट यहाँ पे एक कोट भी था इनका कि 31 अक्टूबर के बाद इस बैच के लिए, ये 2 of 21 कोस्ट गार्ड बैच के लिए कोई भी क्वेरी के बारे में सवाल जवाब वो नहीं करेंगे, बेसिकली उसको इंटरटेन नहीं करेंगे। तो इसीलिए ये डेडलाइन दिया है कि मैक्सिमम अगस्त है, तो सितंबर अक्टूबर 2-3 महीना और उन्होंने अपने हाथ में रखा हुआ है। और इन केस ऑफ एनी मिसमैच ऑफ इंफॉर्मेशन, तो इस तरह की क्या होगा, स्टेज 1 एंड स्टेज 2 में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से आप मैच नहीं कर रहा है एंड फिजिकल वेरिफिकेशन जब वो करेंगे तो फिर वही बात हो गई कि आपकी जो कैंडिडेचर है आपके एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। सो बी वेरी केयरफुल। और नॉर्मली सबका हो जाता है, उतना कुछ बात नहीं है जब तक आप कोई बड़ी गलती नहीं करते हैं। देन रीअसेसमेंट ऑफ इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, ये पहले जो था ये मेंशन थी उसमें ओरिजिनल नोटिफिकेशन में कि जो लोग अच्छा मार्क्स लेके आते हैं, मे बी 100% मार्क्स, मान लीजिए 60 मार्क्स लेके आते हैं सेक्शन 1 में एंड 50 मार्क्स लेके आते हैं सेक्शन 2 में, तो टोटल मार्क्स आपने क्या किया, 100% मार्क्स लेके आ गए। लेकिन उस कैंडिडेट की यदि मार्क्स 10+2 में मान लीजिए 70% है या उससे कम है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सवाल उठता है कि भाई 10+2 में मार्क्स इतना है और आपने ऑनलाइन एग्जाम में 100% किया, तो एक शंका का विषय बन जाता है। तो उस समय उन्होंने कहा था कि एक रीअसेसमेंट करेंगे, फिर से टेस्ट लेंगे। लेकिन अभी क्या है, उन्होंने एक फिर से कुछ इंफॉर्मेशन, एक करिजेंडम दिया है, एक सुधार दिया है कि ये जो पार्ट है कि जो लोग मतलब ऐसा 70% वाले या जिन्होंने 100% मार्क्स स्कोर किया या जिसका रीअसेसमेंट करेंगे, तो कोई भी अब रीअसेसमेंट वाली बात नहीं है। मतलब ये टॉपिक पूरी तरह से अब बंद है, क्लोज है। तो जिसके मन में कंफ्यूजन है कि मेरा अच्छा मार्क्स आया है ऑनलाइन एग्जाम में एंड 10+2 में मेरा मार्क्स 70 या 70 से कम है, तो मुझे फिर से देना पड़ेगा, तो अब वो कोई बात नहीं है। ये देखिए, वो जो कॉरिजेंडम बताया मैंने, आपके आईसीजी के जो वेबसाइट है जहां पे आप प्रीवियस इंफॉर्मेशन देखते थे, वहीं पे ये न्यूज अनाउंसमेंट पे यहाँ पे इन्होंने कॉरिजेंडम टू आईसीजी एफटी 2 of 2021 एडवर्टाइजमेंट, जब आप इसको क्लिक करेंगे
जब आप उसको क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की 2-3 लाइन की एक इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसमें मेंशन है कि कॉरिजेंडम टू CGFT 02 ऑफ 2021 एडवर्टाइजमेंट। तो इसकी मीनिंग ये है कि उत्तरदायी प्राधिकारी द्वारा CGFT के विज्ञापन के पैराग्राफ 5B, तो CGFT का विज्ञापन तो वो जो नोटिफिकेशन से हम सारी चीजें पढ़ रहे हैं वो, और उसके पैरा 5 ये है, इसका B ये है स्टेज 2, एंड इस B में जो पार्ट C है जो अभी बात हुआ कि रीअसेसमेंट ऑफ इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, तो उसके बारे में क्या बोल रहे हैं ये जो पार्ट है उसको हटा दिया गया है। पुनर्मूल्यांकन परीक्षण, जिसको आप रीअसेसमेंट एग्जाम बोल रहे थे, ये बैच 2 ऑफ 21 बैच की चयन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होगा। पूरी इसकी मीनिंग वही है, मतलब ये जो चीजें हैं रीअसेसमेंट वो कैंसिल है, डिलीट है। बिकॉज इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन पास या फेल, जी हाँ ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है। स्टेज 2 का PFT में जो क्वालिफाई होंगे वो इनिशियल मेडिकल एग्जाम में अपीयर होंगे। नॉर्मली नेवी में अभी पिछला जो बैच ट्रेनिंग कर रहा है अभी, तो उसकी फाइनल मेडिकल सीधा चिल्का में हुई कोविड की वजह से, लेकिन कोस्ट गार्ड अभी भी अगस्त बैच के लिए ये इनिशियल मेडिकल कर रही है और फाइनल मेडिकल आपका चिल्का में होगा ट्रेनिंग से पहले। तो जैसे नॉर्मल होता है डिफेंस में कि आप परमानेंटली अनफिट या टेम्परली अनफिट घोषित किया जा सकते हैं। एक यहाँ पे अच्छी बात यह है कि आप इस डिसीजन के खिलाफ यदि परमानेंटली अनफिट है तो 21 डेज के अंदर आप अपील कर सकते हैं, और यदि आप टेम्परली अनफिट हैं तो 42 डेज के अंदर में। नॉर्मली एयरफोर्स और नेवी में स्टैंडर्ड ये 21 डेज का होता है, ये यहाँ पे प्लस पॉइंट है। यहाँ पे 42 डेज भी आपको टेम्परली अनफिट में दिया जा रहा है। सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इनिशियल मेडिकल के आपको इस दिनों के अंदर में आप कर सकते हैं। इसके बाद आपकी कोई भी सुनवाई नहीं होगी, एंड किसी तरह का मेडिकल सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट फिटनेस का, कि यदि आपको लगता है कि उस इनिशियल मेडिकल में आप फेल हो गए और आप कहीं डिस्ट्रिक्ट से या और किसी ऑफिस से या गवर्नमेंट ऑफिस से, प्राइवेट से या बड़े अस्पताल से बनवा लेते हैं कि मैं फिट हूं, तो किसी तरह की सुनवाई नहीं होगी जब तक आपको मिलिट्री हॉस्पिटल आपको फिट नहीं बोलते। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। द वैलिडिटी ऑफ इनिशियल मेडिकल इज ओनली अप टू 6 मंथ। ये भी ध्यान रखेंगे कि जो वैलिडिटी है इनिशियल मेडिकल की वो 6 मंथ की है। इन केस ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट आता है और आपकी जो ट्रेनिंग है वो डिले हो जाती है किसी अनफोर्सीन रीजन की वजह से, किसी ऐसे रीजन जिसकी अपेक्षा नहीं की गई है, तो उस कंडीशन में आपकी पूरी मेडिकल फिर से हो सकती है। और वो जो अनअपेक्षित रीजन है वो कोविड पैंडेमिक या और दूसरी कोई परिस्थितियां हो सकती हैं। तो सिंपल बात में इनिशियल मेडिकल हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी प्रोसीजर खत्म, फाइनल मेडिकल तो देना है, लेकिन इसके बावजूद इनका कहना है कि यदि इनिशियल मेडिकल हो गया और महामारी की वजह से या दूसरी परिस्थितियों की वजह से आप ये 6 महीना से ज्यादा की देरी होती है तो आपको फिर से मेडिकल लेंगे। वैसे तो चिल्का में तो ले ही रहे हैं। देन स्टेज 3, अब स्टेज 2 ओवर हो गया, आपने PFT कर ली, आपने मेडिकल क्वालिफाई होंगे। अब जो लोग रिटेन क्वालिफाई हुए, PFT क्वालिफाई हुए, मेडिकल क्वालिफाई हुए, मतलब स्टेज 1 एंड स्टेज 2 जिन्होंने क्लियर कर लिया, अब ऑल इंडिया मेरिट पे एक मेरिट लिस्ट बनेगी। उसके बाद फिर से एक एडमिट कार्ड इशू होगा। ये तीसरा एडमिट कार्ड है, पहले इशू हुआ फिर दूसरा इशू हुआ, अब ये स्टेज 3 के लिए तीसरा एडमिट कार्ड, वो भी ई एडमिट कार्ड होगा। और वो जो एडमिट कार्ड होगा आपकी फाइनल मेडिकल के लिए, चिल्का के लिए, दैट मीन्स ट्रेनिंग के लिए, विल बी इशूड एज पर द वैकेंसी। जितनी वैकेंसी रहेगी उसके अनुसार जो रेशियो डिसाइड करेगा इंडियन कोस्ट गार्ड, उनके अनुसार, रेशियो मतलब अनुपात, बेसिकली वैकेंसी से ही मतलब है। और जो ड्यूरेशन है स्टेज 3 का वो 1 से लेके 2 दिन तक है। इस स्टेज 3 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वो चिल्का वाली बात हो रही है कि आपके जो डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, वो चेक किए जाएंगे। ये भी पास या फेल नेचर का होगा। ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन, वो भी बात सेम बात है, जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी हुई है वो सारी चीजें मैच करनी चाहिए। कुछ भी उसमें फिर से कुछ फेर बदल हुआ तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा आपकी कैंडिडेचर को। ये भी ध्यान रखेंगे कि जो क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो सब ध्यान रखेंगे। देन कैंडिडेट कैन बी फेल्ड इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन स्टेज 3 इवन इफ ही इज पास ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज 2। तो ये चूंकि एक बार जब क्लियर किसी ने कर लिया है तो फिर से क्लियर ही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि आपका यदि स्टेज 2 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओके है, आप क्वालिफाई हैं, तभी जाके आपको स्टेज 3 के लिए बुलाया गया। लेकिन कहीं से भी कुछ ऐसा पाया गया कि स्टेज 3 में आपकी डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो रही है, कुछ कमियां पता चल रही है, तो भी आपको रिजेक्ट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं आपकी कैंडिडेचर को। तो इन केस ऑफ वही बार बार वो बात वो कह रहे हैं कि कोई भी आपने इंफॉर्मेशन मिसमैच हो रहा है, जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया ऑनलाइन एप्लीकेशन के समय और जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं फिजिकली, तो उसमें भी गड़बड़ हो सकता है यदि आपने सही डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया है तो। या स्टेज 2 में हो सकता है कोई चीजें छूट जाए, जो स्टेज 3 में पता चले कि यार यहाँ पे डॉक्यूमेंट की गड़बड़ी है, तो भी आपकी कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल आप घबराएं नहीं,
आपने बहुत मेहनत किया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा, ऑनलाइन एग्जाम क्लियर किया, स्टेज 2 क्लियर किया आपने, स्टेज 2 में आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया, आपकी मेरिट बनी, तब जाके आप स्टेज 3 में जाएंगे, और स्टेज 3 में जाके फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो आपको तो ट्रेनिंग करना ही करना है। आपने बहुत अच्छा किया है अभी तक सब कुछ। देन पैरा बी में फाइनल मेडिकल एट आईएनएस चिल्का, मतलब आप जब चिल्का में जाएंगे, स्टेज 3 का पहला जो स्टेज था वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, तब जाके एक फाइनल मेडिकल। देन इसमें भी वही बात हो रही है कि सारे जो कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं उनका ट्रेनिंग मेडिकल जो है वो चिल्का में होगा। जो मेडिकली फिट नहीं पाए गए, कई बार क्या होता है कुछ लापरवाही की वजह से किसी को चोट लग गई, कुछ हाथ टूट गया, पैर टूट गया, तो इस कंडीशन में या कुछ ऐसा चोट है जो ट्रेनिंग हैम्पर करने वाला है, तो उस समय मेडिकल फाइनल मेडिकल में लोग फेल होते हैं, अदरवाइज नॉर्मली फेल नहीं होते। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि ज़्यादा ये लापरवाह नहीं रहना है, थोड़ा सतर्क रहना है, बेसिकली मेन बात ये है। और इसके बाद भी यदि कुछ इशू होता है इस मेडिकल में, तो भी आप फाइनल इनरोलमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन में आप फिर से एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है अपील करने की। जो भी बोर्ड ने चिल्का मेडिकल में हुआ तो आपको कुछ गड़बड़ी पता चला, वो फिर से आपको टेम्पररी कुछ अनफिट कर रहे हैं, तो इस फाइंडिंग के खिलाफ, इस डिसीजन के खिलाफ आप फिर से 21 दिन के अंदर आप इसको कोस्ट गार्ड को आप अप्रोच कर सकते हैं, या जैसा चिल्का आपको डायरेक्ट करे उसमें आप अप्रोच कर सकते हैं कि नहीं मैं फिट हूं, और मैं फिट हूं, अपनी बात को आप रख सकते हैं, ताकि अब जैसा वो डिसीजन होगा वो बताएंगे। तो ऐसा भी होता है कि कई बार अभी मेरे जो एक कैंडिडेट थे वो चिल्का से वापस आए, एंड आईएनएचएस कल्याणी जो कि विशाखापट्टनम में है, तो वहाँ पे वो 2-3 दिन रह के काफ़ी थोड़ा सा खर्च भी हुआ, क्योंकि चीज़ें कोविड की वजह से और बहुत सारे कैंडिडेट थे तो उसमें डिले भी हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद के ओन एक्सपेंस पे जो आप अपील करेंगे, वो चिल्का में हो या कल्याणी में हो या और कोई जगह जहाँ पे कोस्ट गार्ड आपको डायरेक्ट करे उस जगह पे, तो ये सारे जो एक्सपेंसेज हैं, जो खर्च हैं, वो आपको खुद ही मैनेज करना है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे, सफिशियंट अपने पास पैसे रखिएगा उस समय। देन सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है। देन पुलिस वेरिफिकेशन एंड अदर एसोसिएटेड फॉर्म्स, इसके बारे में बताएंगे। ऑल द कैंडिडेट्स आर टू सबमिट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म्स, अदर जो फॉर्म है वो along विद ई एडमिट कार्ड ऑफ स्टेज 3। बेसिकली ध्यान रखेंगे अभी ये स्टेज 3 में जो सारी चीजें थे उसको जमा करना है। कैंडिडेट शुड बी इन पोसेशन ऑफ पुलिस वेरिफिकेशन फ्रॉम आइदर प्लेस ऑफ डोमिसाइल और प्लेस ऑफ प्रेजेंट रेसिडेंस। तो आप जो स्टेज 3 की हम अभी बात कर रहे हैं, स्टेज 3 में आपने सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल प्रोड्यूस करना है, पुलिस वेरिफिकेशन वो प्रोड्यूस करना है, दूसरे जो फॉर्म्स है उसको प्रोड्यूस करना है, और साथ में आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, या तो आप जहां पे रह रहे हैं वहां पे, या फिर जो आपका जो भी ओरिजिनल जो मूल निवास जिसको बोलते हैं वहां से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार लोग क्या होता है यूपी के मेन रहने वाले हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई जो है या टेम्पररी फादर की सर्विस या कुछ और कमिटमेंट की वजह से किसी दूसरे स्टेट, मान लीजिए दिल्ली में रह रहे हैं, तो आपको जहां सुटेबल है वहीं से आप वो सारी डॉक्यूमेंट जो है पुलिस वेरिफिकेशन या तो यूपी से या दिल्ली से आप प्रूफ उसको प्रोड्यूस करें, कोई इशू नहीं है। यदि कोई कैंडिडेट बिना किसी वेरिफिकेशन रिपोर्ट के, या रिपोर्ट ऐसा वेरिफिकेशन रिपोर्ट या जिसमें कुछ तरह की कुछ गलत कमेंट है उसमें पुलिस की तरफ से, तो वो भी उनको इनरोल नहीं करेंगे। एंड जो पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म है वो आप कोस्ट गार्ड की इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पे जाके। आइए अब स्टेज 4 में आ जाते हैं। इसमें आपका कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है, इसमें कोस्ट गार्ड का रोल है। बेसिकली आपकी अब स्टेज 3 आपने क्वालिफाई कर लिया, आपकी मेडिकल एग्जाम हो गया और चिल्का में ट्रेनिंग शुरू हो गई, तो अब स्टेज 4 में आ जाएंगे। स्टेज 4 में होता क्या है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो आप उनको प्रोड्यूस करेंगे, और वो अपने पास उसको रख लेंगे, और उसके बाद वो क्या करेंगे कि जिस बोर्ड से भी आपने एग्जाम दिया हुआ है उससे वहाँ पे वो वेरीफाई करेंगे कि कहीं ये फेक डॉक्यूमेंट तो नहीं है। और एक और बात ध्यान रखेंगे कि कैंडिडेट विल बी टर्मिनेटेड फ्रॉम सर्विस इफ डॉक्यूमेंट्स आर रिपोर्टेड एज नॉट जेन्यून बाय रेस्पेक्टिव बोर्ड्स, यूनिवर्सिटी, स्टेट गवर्नमेंट। यदि उनको कहीं भी कमियां लगी तो फिर से वो आपकी कैंडिडेचर को कैंसिल कर देंगे और आप बाहर हो सकते हैं, लेकिन ये सब चीजें बहुत रेयर केस में होती हैं। देन डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड इफ शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 2। क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है आपको अपलोड करना है यदि आप स्टेज 2 के लिए जा रहे हैं, मतलब ये अभी के लिए है जो हम लोग बात करने वाले हैं। तो इफ द कैंडिडेट इज शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 2 फॉर द रिक्रूटिंग procedure, then he'll be required to upload following certificate as per the post applied, क्योंकि डिफरेंट पोस्ट है उसमें, यांत्रिक का है, जीडी का है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना है। क्या क्या है अभी हम देख लेते हैं।
तो पहली बात, दो ऑल कैंडिडेट्स, ये सबके लिए है। एक तो फॉर्मूला फॉर कन्वर्सन ऑफ सीजीपीए स्लैश ग्रेड इनटू परसेंटेज फॉर क्लास 10। फॉर एग्जांपल सीबीएसई में है आप, तो जो उसका फॉर्मूला ऑफ कन्वर्सन सीबीएसई की वेबसाइट से आपको मिल सकता है। मेरे कैंडिडेट ने बताया है कि सर वहां से इजी से मिल जाता है, तो वो चीजें आप उसको अपलोड करना है यहाँ पे, यदि एप्लीकेबल है तो। कई सारे दूसरे जो बोर्ड है वहां पे मार्क्स दिया रहता है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये उनके लिए है जहां पे सीजीपीए और ग्रेड सिस्टम एप्लीकेबल है, ताकि वो परसेंटेज क्लियरली निकाल सकें। और ये बात हो रही है क्लास 10 की। देन एनओसी, ये आपके लिए नहीं है, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नहीं है, ये उनके लिए है। एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ये नॉर्मली क्या होता है, जब कोई गवर्नमेंट इंप्लॉय होता है, फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट इंप्लॉय है, प्यून है, और वो चाहते हैं कि कोस्ट गार्ड में एक अपना रैंक बेहतर करें, सर्विस अच्छी ज्वाइन करें, अच्छे ग्रेड पे जाएं, तो उस कंडीशन में उनको क्या है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन से, वो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में है, मे बी स्टेट गवर्नमेंट, मे बी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वहां से उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एक देना होता है। वो उनको, उनका जो ऑफिस है, डिपार्टमेंट है, वो इशू करेगा। इसका मकसद ये होता है कि आप जब कोस्ट गार्ड में जाएंगे तो आपकी जो प्रीवियस एम्प्लॉयर है, आपकी जो मान लीजिए यूपी गवर्नमेंट है, तो वो कहीं से विरोध ना करे कि मेरे कैंडिडेट मेरे यहाँ सर्विस कर रहे थे, अभी ये मुझे बिना बताए ये कोस्ट गार्ड में चले गए, तो इस तरह की कोई इशू ना हो। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर, या जो एम्प्लॉय, हाँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर ये बात लागू होती है। तो यदि कुछ ऐसा है तो देन नेक्स्ट सीरियल जो है, एडिशनल मार्कशीट फॉर क्लास 10 इफ एप्लीकेबल। यदि किसी की एडिशनल मार्कशीट है, कई सारे केसेस में हो जाती है, मान लीजिए इंप्रूवमेंट कर दिया, या कुछ और आपने पिछली बार कम मार्क्स आया, बाद में दूसरी बार में आपने कुछ और एग्जाम देके मार्क्स को बेहतर कर लिया, तो उस कंडीशन में तो ये सारी बातें यदि एप्लीकेबल हैं तभी जाके ये बात लागू होती हैं। तो ये एप्लीकेबल है तब, ये तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और ये जो एडिशनल मार्कशीट है फॉर क्लास 10 यदि एप्लीकेबल है तो। एप्लीकेबल मतलब यदि आपने पहले ही कर दिया और कुछ नया नहीं है तो फिर जरूरत नहीं होनी चाहिए। देन अब ये बात है नाविक जीडी के लिए। अभी जो हमने पिछला वाला पैरा पढ़ा वो सबके लिए था, अभी नाविक जीडी के लिए तो फिर वही बात, फॉर्मूला फॉर कन्वर्सन, अब ये फॉर ग्रेड, लेकिन यहाँ पे क्लास 12 के लिए, 10th के लिए, सबके लिए चाहिए था। अब 10+2 के लिए आपकी नाविक जीडी के लिए, एंड देन एडिशनल मार्कशीट फॉर क्लास 12 इफ एप्लीकेबल। तो दोनों बातों में इफ एप्लीकेबल है, यदि आपने सब कुछ पहले ही कर दिया है, कुछ नया नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। देन यांत्रिक कैंडिडेट के लिए फॉर्मूला फॉर कन्वर्सन ऑफ सीजीपीए ग्रेड इनटू परसेंटेज फॉर क्लास 12, सेम उनके यहाँ भी वही क्लास 12 की बात, यदि एप्लीकेबल है तो। एडिशनल मार्कशीट फॉर क्लास 12, सेम वही बातें जो जीडी के लिए था। मार्कशीट ऑफ ऑल ईयर्स सेमेस्टर्स ऑफ डिप्लोमा, यदि आपने ये करना है आपको अपलोड यांत्रिक के लिए। देन फॉर्मूला फॉर कन्वर्सन ऑफ सीजीपीए ग्रेड इनटू परसेंटेज फॉर डिप्लोमा, जो आपने किया है उसका जो कन्वर्सन के लिए सीजीपीए ग्रेड से परसेंटेज के लिए, एंड लास्ट में डिप्लोमा पासिंग सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है। तो यहाँ से चीजें समझ में आ रही है कि नॉर्मली ऑनलाइन अप्लाई करते समय स्टेज 1 में आपने ये चीजें अपलोड नहीं की होंगी, बेसिकली यांत्रिक कैंडिडेट, तो ये स्टेज 2 के लिए आपको 26 मई से पहले इसको अपलोड करना है। अब आते हैं कुछ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट के ऊपर, जो कि सबको नहीं करना है, जिनके पास है उन्हीं को ये अपलोड करना है। किसके लिए? शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं स्टेज 2 के लिए। फॉर एग्जांपल कोई स्पोर्ट्स में आपने अपने स्टेट को या नेशन को रिप्रेजेंट किया है, तो उसके रिलेटेड जो सर्टिफिकेट है वो, और यहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट ऑफ डिसीज्ड, डिसीज्ड माने मृत व्यक्ति जो कोस्ट गार्ड पर्सनल के हैं और जिनका जो डेथ है वो सर्विस के द्वारा नहीं है, मतलब सर्विस का कोई रोल नहीं है उसमें। फॉर एग्जाम्पल यदि मान लीजिए कि अपनी गलती से कोई कोस्ट गार्ड में सर्विस कर रहे हैं और उनकी अपनी गलती से मृत्यु हो जाती है, तो उस कंडीशन में उस डेथ को बोलेंगे नॉट एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस। लेकिन तो उस सर्टिफिकेट को इशू करना है, उनको अपलोड करना है यदि एप्लीकेबल है तो। एंड दूसरा जो डेथ है कि यदि वो कोस्ट गार्ड पर्सनल के पर्सनल जो सर्विस कर रहे हैं उनका जो डेथ हुआ वो ऑन ड्यूटी हुआ, मान लीजिए शिप में है, कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई, तो उस तरह की डेथ को बोलेंगे एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस, जिसमें सर्विस का रोल था। तो वो भी सर्टिफिकेट, जिसके ऊपर जो बात लागू होती है उस तरह के सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे यदि एप्लीकेबल है तो। फॉर एग्जाम्पल यदि आपके मम्मी, आपके पेरेंट्स जो हैं, आपके फादर जो हैं, वो कोस्ट गार्ड में सर्विस नहीं कर रहे थे, तो ये बात आपके ऊपर लागू नहीं होती। देन एनसीसी सर्टिफिकेट, यदि किसी के पास ABC है तो नॉर्मली क्या है, एनसीसी सर्टिफिकेट को काफी वेटेज दी जाती है, स्पेशली B एंड C को। और अच्छी बात है कि यहाँ पे इस सोल्जर एंट्री में, सेलर एंट्री में आपको A भी मांगा गया है, तो जो भी है आप उसको अपलोड कर सकते हैं।
अभी जो पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ नोट्स इन्होंने दिया हुआ है कि SC ST OBC नॉन क्रीमी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एप्लीकेंट के लिए जो उन्होंने एड्रेस मेंशन किया हुआ है या तो करेंट रहे या परमानेंट रहे जो आप उस सर्टिफिकेट में प्रोड्यूस करेंगे। ओके तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। जो EWS का जो फॉर्मेट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इशू किया गया है फॉर्मेट उसी के अनुसार हो, और उन्होंने ये भी बोला है कि और कोई फॉर्मेट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। और ये जो फॉर्मेट चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए ये कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पर भी है। देन फर्दर OBC या नॉन क्रीमी लेयर जिसको आप बोलते हैं उसके लिए भी एज पर फॉर्मेट वहां पर है, एंड इसका भी फॉर्मेट उन्होंने अपना अपलोड किया हुआ है। उसमें QR या बार कोड भी होना चाहिए ताकि सब्सिक्वेंट ऑनलाइन वेरिफिकेशन वो कर सकें। एंड तीसरी बात इसमें भी कोई तरह का और फॉर्मेट नहीं चलेगा, एंड ऑल एनी अदर फॉर्मेट विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर। यदि और कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे डबल L होगा, स्पेलिंग मिस्टेक है, यदि इस तरह का कुछ और होता है तो फिर वो कैंडिडेचर को कैंसिल कर देंगे। देन AB द साइज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड हैज टू बी बिटवीन, ये जो स्टैंडर्ड है आप देख लीजिएगा, द डेट ऑफ इशू ऑफ ऑल अपलोडेड डॉक्यूमेंट SC ST OBC, ये सारी जो चीजें हैज टू बी 19 Jan 21 और एनी डेट प्रायर टू 19 Jan 21 जो कि उन्होंने मेंशन किया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन के पहले का होना चाहिए। एंड वैलिडिटी जो है वो फिर वही बात 31 अक्टूबर तक हो जाए। Then all documents uploaded must be in Hindi or English. Candidate to upload both original and English translation of document if the document is in any language other than English or Hindi. तो बात यह है कि यदि हिंदी या इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट है तो आपको दोनों डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है ओरिजिनल। देन लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट ईच स्टेज, हर स्टेज पे क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। स्टेज 1 तो आपने ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया तो उसको जरूरत नहीं है, हम देखेंगे। स्टेज 2 के लिए कलर्ड प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, देन आपकी एडमिट कार्ड ऑफ स्टेज 1 एंड 2, फोटो ID एज कार्ड जो आपने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे एप्लीकेशन में जो आपका नाम है पहचान के लिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एज सबमिटेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, कैंडिडेट्स लॉग इन आफ्टर शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 2, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एज सबमिटेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने लॉग इन करके स्टेज 2 में जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है उसका जो है वो प्रिंट चाहिए। 3 फोटो और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, फोटो कॉपी जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की सेल्फ एटेस्टेड मतलब खुद का साइन कीजिए उस पर। जैसे कई बार क्या होता है हम लोग आधार के पेपर पे या पैन कार्ड के पेपर पे साइन करके अपना फोटो कॉपी पे और कहीं सबमिट कर देते हैं, उसको बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड। अटेस्टेड का मतलब प्रमाणित करना, सेल्फ मतलब खुद का प्रमाणित। मतलब पहले क्या होता था कि अटेस्टेड करने के लिए किसी दूसरे हम गैजेटेड ऑफिसर के पास जाते थे, लेकिन अभी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ अटेस्टेड ले रही हैं, मतलब कि हमने खुद ही वेरीफाई किया कि ये सारी चीजें सत्य है, यदि इसमें कुछ गड़बड़ होगा तो हम रिस्पॉन्सिबल होंगे। देन 20 नंबर ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और जो एज सबमिटेड इन एप्लीकेशन, जैसा आपने सबमिट किया है वैसा 20, कुछ ज्यादा हो रहा है। देन NOC इन ओरिजिनल, वही बात आ गई, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, 4 self attested photocopy from the employer of for candidates presently serving in any government organization। तो इस तरह का एक तो NOC चाहिए और दूसरा जो 4 self attested copy from the employer की हाँ जी ये साहब जो है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे, ये वाली बात, और दूसरा NOC की ये जो साहब मेरे यहाँ काम कर रहे थे इनको मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कोई आपत्ति नहीं है यदि ये दूसरी कोई सर्विस ज्वाइन करते हैं तो जिसके ऊपर जो एप्लीकेबल हो वो सारी चीजों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। देन स्टेज 3 में कलर प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन, ये तो पहले आप स्टेज 2 क्लियर करेंगे उसके बाद ये सारी चीजें लागू होगी। एक बार आप पढ़ लीजिएगा, लगभग सारी चीजें सेम होगी। ओके पहले आप PFT क्वालिफाई करेंगे, मेडिकल क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद मेरिट बनेगी, तब जाके आपको स्टेज 3 मतलब फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन फाइनल मेडिकल चिल्का एंड देन फॉलोड बाय ट्रेनिंग, तब जाके इस पार्ट में आप आएंगे। तो ये चीजें आप आराम से देख लीजिए, कोई इशू नहीं है। और ये भी बात कर रहे हैं कि फेलियर टू सबमिट एबव डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग स्टेज 1, 2, 3 एक्सेप्ट सीरियल C, जो भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो भी फिर आपकी कैंडिडेचर को प्रॉब्लम हो सकता है। देन द फॉर्मेट ऑफ सीरियल F, ये जो सीरियल उन्होंने मेंशन किया हुआ था उसके लिए है, स्टेज 3 के लिए ICG वेबसाइट पे अवेलेबल है, ये भी कुछ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इस स्टेज के लिए। देन जनरल गाइडलाइन कुछ उन्होंने बताया है, मैंने उसको हाईलाइट किया है, जो कि अभी जरूरत है आपको, कि ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ स्टेज 2 विल बी रिटर्न टू कैंडिडेट पोस्ट वेरिफिकेशन। जो भी आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं, वो आपको वेरीफाई करके उसको वापस कर दिया जाएगा। ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट
प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ स्टेज 3 विल बी रिटेन्ड बाय आईसीजी। मतलब आपने जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्टेज 2 में प्रोड्यूस किया तो उसको तो वेरीफाई करके वो वापस कर देंगे, लेकिन आपने स्टेज 2 क्वालिफाई कर लिया और स्टेज 3 में जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट है वो जो आप प्रोड्यूस करेंगे वो कोस्ट गार्ड अपने पास रख लेगी, रिटेन मतलब रख लेगी, और आपको वो तब वापस करेगी इफ क्लियर्ड स्टेज 3 और रिटर्न टू कैंडिडेट पोस्ट वेरिफिकेशन इफ डिक्लेयर्ड फेल। और यदि आप स्टेज 3 में गए और वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप फेल हो गए तब तो आपको वहीं से डॉक्यूमेंट वापस करके आपको भी वापस भेज देंगे, लेकिन आपने स्टेज 2 क्लियर किया, स्टेज 3 भी आपने क्लियर कर लिया और आपकी डॉक्यूमेंट जो है वो कोस्ट गार्ड के पास रहेगी, वो ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट बात, और जिनका गड़बड़ है डॉक्यूमेंट में तो उनको तो डॉक्यूमेंट के साथ ही वो स्टेज 3 से ही आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट रखने वाली इन्होंने बात कहा है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को जब आप ट्रेनिंग में जाएंगे तब। देन e-admit card for stage 3 will be forwarded only to candidates clearing initial medical at stage 2 and standing in merit as per vacancy। वही बात हो गई, आपने स्टेज 2 में पीएफटी क्लियर की, मेडिकल क्लियर की, अब आप स्टेज 3 के लिए रेडी है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, चिल्का में मेडिकल के लिए और ट्रेनिंग के लिए। तो ई एडमिट कार्ड स्टेज 3 के लिए उनको इशू किया जाएगा जो 2 में क्लियर करेंगे, सिंपल बात है। देन सच कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू रीच द ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट। चिल्का में आपको जाना है अपने खर्च पे, जो उसमें फेल हो जाएंगे वहां पे चिल्का में, तो भी उनको वहां से वापस हो जाएंगे और उनको अलग से कुछ इंटीमेशन नहीं दिया जाएगा। मतलब चिल्का में ही जो कार्यवाही होगी, ट्रेनिंग कंटिन्यू तो कंटिन्यू, अदरवाइज वहीं से आप बाहर हो जाएंगे, उसके लिए अलग से आपको कोई इंटीमेशन कोस्ट गार्ड नहीं देने वाले। देन एक और बात जो बात कर रहे थे, मैं सॉरी बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे 31 दिसंबर है, यहाँ पे कह रहे हैं कि इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, इस इनरोलमेंट से रिलेटेड 31 दिसंबर तक के बाद कोई इंक्वायरी नहीं सुनी जाएगी। वो जगह जगह 31 अक्टूबर था तो मुझे लगा कि 31 अक्टूबर इधर होगा, लेकिन यहाँ पे 31 दिसंबर है। Then or the application and the original document will further be scrutinized for eligibility prior to enrollment or may be rejected if found not eligible if any respect of stage आफ्टर इंडक्शन इन सर्विस। मतलब जो भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया है उनको उसमें किसी तरह की कोई कमियां लगती हैं, लगता है कुछ गड़बड़ है, तो आप सर्विस ज्वाइन करने के बाद भी आपको वहां से बाहर किया जा सकता है। वैसे ये बहुत रेयर केस में होता है। देन ये भी एक बात कह रहे हैं कि कैंडिडेट्स फ्रॉम ओपन स्कूल, जो लोग ओपन स्कूल, डिस्टेंस एजुकेशन एटसेट्रा से किए हैं और वो जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है वो AICTE और या COABAC उससे एलिजिबल नहीं है, मतलब वो रिकॉग्नाइज नहीं है, तो वो भी फिर उसको वहां से बाहर कर सकते हैं। मतलब सिंपल बात यह है कि यदि आपने जिस कॉलेज से, जहां से भी इंस्टीट्यूट से आपने अपनी क्वालिफिकेशन पूरी की है और वो रिकॉग्नाइज ही नहीं है, तब तो कोई मतलब ही नहीं बनता। देन फेलियर टू रिपोर्ट ऑन डेट एंड टाइम एज मेंशन्ड ऑन द ई कार्ड स्टेज 1, 2, 3, आपको टाइम पे रिपोर्ट नहीं करेंगे तो आप तो फिर बाहर हो जाएंगे। देन प्लीज नोट दैट द कॉरिजेंडम इफ एनी, वो ये बोला है कि किसी भी तरह की कोई सुधार या त्रुटि सुधार या उसमें कुछ संशोधन कोस्ट गार्ड लेके आती है अपने नोटिफिकेशन में या इस पूरे सिलेक्शन प्रोसीजर में, तो आप इस वेबसाइट को रेफर करें। यदि आप नहीं करते हैं तो फिर कोस्ट गार्ड भाई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो इस वेबसाइट को कंटिन्यू यहाँ पे देखते रहे न्यू इंफॉर्मेशन के लिए। तो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि कोस्ट गार्ड के स्टेज 2, 3, 4 से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। हमारा मेन फोकस स्टेज 2 पे था, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। यदि अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके मुझे आप और एनर्जी दीजिए, ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज मैं आपकी तैयारी के लिए बना सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेज, गेट सिलेक्टेड। जय हिंद।